हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल और फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है रिवीजन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो इन एक्सियल डायरेक्शन। इन एक्सियल डायरेक्शन, इन एक्सियल डायरेक्शन में बेसिकली हमें क्या लेना है, दो चार्जेस ले लेने हैं। एक ये हमारा यहाँ Q हो गया और ये हमारा माइनस Q हो गया, ये A और ये B। ये आपका लेंथ ऑफ डायपोल हो गया, ये O सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, ये A होता है, ये भी A होता है। इधर कहीं कोई एक पॉइंट P है एक्सियल डायरेक्शन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है और सेंटर ऑफ डायपोल से R डिस्टेंस पे है। तो अगर O से P का डिस्टेंस R है तो A से P का डिस्टेंस जो होगा वो R माइनस A हो जाएगा। O से P का डिस्टेंस R है तो उसमें से A माइनस कर देंगे तो ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है, B से P का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा R प्लस A। B से P का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा R प्लस A। अब ध्यान देना है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ये चार्ज हमारा निगेटिव है तो इस पॉइंट पे इस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस चार्ज की तरफ होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे EQ माइनस ऑफ E ऑफ माइनस Q। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है R माइनस A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस इसके वजह से KQ और ये हमारा हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं तो KQ को इजीली कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ बचा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर यहाँ पर मैं बात करूं कि KQ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये नीचे में जो LCM होगा वो हो जाएगा R माइनस A और R प्लस A का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो KQ तो होगा ही। अब यहाँ पर देखिए R प्लस A का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR और ये A माइनस B और A प्लस B, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 2AR और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2AR मिलके बन गया 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो K 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से 2K और अंदर में Q इंटू 2A लिख लेते हैं अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R। तो Q इंटू 2A को P बोलते हैं, तो E नेट जो हमारा हो गया 2K, Q इंटू 2A को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बोलते हैं इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सियल का बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला यही है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है बिकॉज R बहुत बड़ा होता है A से, इसलिए R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का वैल्यू लगभग R स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 2KPR और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की जगह पे अगर R स्क्वायर पुट करते हैं तो इसका होल स्क्वायर यानी 2KPR अपॉन R का पावर 4, एक R से एक R कट गया
तो ई नेट जो आया वो आया 2kp/r3। मेन फॉर्मूला जो है वो ई नेट का ये है, लेकिन ये मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला हम लोग लाते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन हो चुका है। अब इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन, इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन बेसिकली हमारा क्या है, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारा नेगेटिव। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इन दोनों के बीच में ये सेंटर ऑफ डायपोल ओ है। अब ये भी लेंथ हमारा ए होता है, ये भी लेंथ हमारा ए होता है। अब यहाँ पे एक पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, और ये हमारा पॉइंट पी। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा। लेकिन ये एंगल हमारा थीटा है और ये भी एंगल हमारा थीटा है, तो नेट डायरेक्शन इधर होगा। तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ई क्यू कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो होता है माइनस से प्लस की तरफ, यानी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सेम करने के लिए पहले मैं माइनस ले लेता हूं, और ये हमारा हो गया ई क्यू कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा माइनस ई क्यू कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं इन दोनों का, तो वैल्यू सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो मैं एक ई क्यू कॉस थीटा लिख लेता हूं। अब एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू, तो ये आर है और ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के क्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा होता है हमेशा बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये एंगल थीटा है, तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, यानी a अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं तो माइनस 2k/q इंटू ए ऊपर में हो गया, a मल्टीप्लाई में आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, एक क्यूब इंटू 2a एक साथ लिख लेते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2। q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अलग केस देख लेते हैं, क्या जब r बहुत बड़ा होगा किससे, a से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लगभग वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो e आ जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेटोरियल का जो आ गया माइनस के पी अपॉन आर क्यू। और ई एक्सियल कितना आया था, 2kp अपॉन आर क्यू। तो अगर मैं बात करूं कि ई एक्सियल इज इक्वल टू -2 इंटू इक्वेटोरियल। इसमें अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला डेटा हमें मिल जाएगा। -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला डेटा मिल जाएगा।
तो यानी ई एक्सियल जो होता है वो -2 इंटू ई इक्वेटोरियल के इक्वल होता है। ओके, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, उसमें टॉर्क डिसाइड करना है कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यानी ये हमारा डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये ओ सेंटर ऑफ डायपोल है। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई इधर लगेगा, इसके वजह से जो फोर्स है वो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये ए है, ये ए है, इट मीन्स कि टोटल 2A। इसको इधर के तरफ एक्सपेंड करते हैं और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा, क्यों? क्योंकि ये भी थीटा है। तो ये हमारा 2A हो गया, तो ये हो जाएगा 2A साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस का लेंथ कितना है? 2A और इंटू साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा हो गया Q इंटू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2A साइन थीटा। तो Q इंटू 2A को एक पास रख लेंगे और E साइन थीटा। तो Q इंटू 2A को अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं P E साइन थीटा, यानी टर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखने जाए तो PE साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E, where theta is the angle between electric dipole and electric field। तो टर्क का फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, या टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर किसी केस में P डायरेक्ट ना दिया है, चार्ज दिया है और लेंथ ऑफ डायपोल दिया है, तो P के जगह पे Q इंटू 2A लिख सकते हैं, E साइन थीटा। इफ थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, उस केस में साइन 0 या साइन 180, साइन 180 इसकी वैल्यू 0 होता है, तो टर्क हमारा 0 यानी मिनिमम हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो इस केस में साइन 90 की वैल्यू 1, तो टर्क हो जाएगा PE जो कि मैक्सिमम है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले इसमें हम लोग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये जानना जरूरी है। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the area of the given loop and direction is always perpendicular to the plane in outward direction, perpendicular to the plane in outward direction। अगर सपोज करें
ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इसमें एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसका साइड जो है वो L है। हमें एरिया वेक्टर लिखना है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द गिवन लूप, यानी स्क्वायर का एरिया कितना होता है, L स्क्वायर। अब ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन। XY के परपेंडिकुलर क्या होता है, Z। XY के परपेंडिकुलर क्या होता है, Z, और Z को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, K कैप से, यानी कि इसका एरिया वेक्टर हो गया K कैप। सपोज करो YZ प्लेन में रखा हुआ है एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस है R। तो इसका अगर एरिया वेक्टर लिखना हो तो सर्कुलर लूप का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब रखा किस प्लेन में है, YZ प्लेन में, तो YZ का परपेंडिकुलर कौन होगा, X होगा। तो X के लिए कौन सा कैप, I कैप। ठीक उसी तरीके से मान के चलते हैं कि एक हमारा X है और ये हमारा Z है। इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है। तो इस केस में अगर एरिया वेक्टर लिखना हो तो L इंटू B होता है एरिया, लिख लिए। अब ये है XZ, X और Z के परपेंडिकुलर Y के लिए कौन सा कैप, J कैप। ये हो गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सपोज करिए कि ये एक सिलेंडर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। तो मैंने बताया हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा जैसे हमारा ये मार्कर है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस पे परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन इधर के तरफ हो जाएगा। इस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर के तरफ, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन देखना है। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, मैं एक छोटा सा क्यूब ले लेता हूं और इस क्यूब के राइट और लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर बोलूं, तो इसके पे एरिया वेक्टर इधर के तरफ हो जाएगा, राइट वाले पे एरिया वेक्टर हमारा किधर हो जाएगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन हमें एरिया वेक्टर चाहिए होता है। तो ये सिंपल सा कुछ था जो कि हमें यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर of a loop is known as electric flux या the number of electric field lines passing through unit area normal to the plane means कि the dot product of electric field and area vector। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। तो ये किसका डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ई ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा जो होता है इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इन शॉर्ट में लिखा जाए तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। कुछ बच्चे क्या होता है क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल थीटा टू द प्लेन, तो वो थीटा नहीं लेना है, हमें एंगल लेना है नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों? एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया न्यूटन पर कूलम। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे कि वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं बात करूं इसका टाइप्स का, तो 3 टाइप्स होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, और इस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हुआ, उस केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा अगर राइट डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस केस में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो अगर इस नंबर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव आ जाएगा। एक थर्ड जो होता है वो होता है जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री। क्यों? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो 3 टाइप्स होता है: पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। और नेगेटिव के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और जीरो के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। यहाँ पे phi is equal to E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो जब डॉट हटाते हैं तो cos आता है, जिसमें थीटा जो है वो एंगल है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से स्केलर क्वांटिटी। और ये रहा हमारा 3 टाइप्स फ्लक्स का। गॉस लॉ बेसिकली क्या बताता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of total charge inside the closed surface. Inside the closed surface means कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे सपोज करो कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर 2 कूलम, 4 कूलम, -6 कूलम, 10 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पे 6 कूलम। इस सरफेस का फ्लक्स बताना है, तो सबसे पहले सिंपल क्या देखना है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सबको ले लीजिए और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 2 6 6 6 0 यानी कि 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है?
8.85 इंटू 10 का पावर -12। ये फिक्स है सर, ये फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो आपका होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सपोज करिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर में टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक स्फीयर है, इसके अंदर एक चार्ज -Q है और एक Q है, तो उस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q - Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना हो गया, 0 हो गया, इसीलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं इफ द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस is 0, then the electric flux is 0। अगर क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। एक लाइन और देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है, तो इसका फ्लक्स आप कितना बताओगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने क्या किया, इसके रेडियस को डबल कर दिया, इसके रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, लेकिन चार्ज वही है, तो फ्लक्स पे कोई चेंज पड़ेगा सर, नहीं। क्यों? जब तक अंदर में चार्ज को बढ़ाया या घटाया ना जाए तब तक फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सरफेस एरिया को बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, मैटर नहीं करता है। लेकिन जब तक इनसाइड चार्जेज यानी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने चार्जेज हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। अगर बोला जाता है कि चार्ज Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, देन द फ्लक्स इज दिस। इफ रेडियस इज डबल्ड, यानी रेडियस को डबल कर दिया गया, तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज कि अंदर में चार्ज में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा।